हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की, और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम बात करेंगे दूरदर्शी की। किसकी? दूरदर्शी, टेलीस्कोप की यहाँ पर हम बात करेंगे। छोटा सा चैप्टर है तो इसके अंदर हम टेलीस्कोप को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूरदर्शी, दूरदर्शी की बात करें तो दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा बहुत अधिक दूरी पर स्थित जैसे आकाशीय पिंड के प्रतिबिंब को आंख पर बड़ा दृश्य कोण बनाया जाता है, जिससे वस्तु जो है हमको दिखाई पड़ जाते हैं। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि जो टेलीस्कोप आपका होता है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि दूर की चीजों को भी देख सकते हो, है ना। यानी कि जो अंतरिक्ष की चीजें हैं, जैसे जो खगोल शास्त्री होते हैं वो गैलीलियो वगैरह जो है, उनकी जो दूरबीन भी बहुत ही फेमस है गैलीलियो की, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो है खोज की गई थी। तो उससे जो है यहाँ पर चीजें देख ली जाती हैं। तो एक तरीके से दूरबीन या दूरदर्शी, उसका नाम ही है कि दूर की चीजों को आपको दिखाई दे देगा, स्पष्ट क्लियर कर देगा। तो बहुत ही छोटा सा एक दो क्वेश्चन बस इससे पूछे जाते हैं, वो हम आगे आपको बता देंगे। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इस प्रकार वस्तु जो है आंख को बड़ी दिखाई देती है। खगोलीय दूरदर्शक विशेषता आकाशीय पिंडों के परीक्षण में उपयोग होती है। दूरदर्शक द्वारा सदैव वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक ये क्वेश्चन होता है कि अगर दूरदर्शक है, कोई दूरदर्शी है, उससे जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है या सीधा बनता है? तो ये आपको याद रखना है कि हमेशा उल्टा बनता है। इसलिए यह पृथ्वी की वस्तुएं देखने में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आकाशीय पिंड प्रायः गोल होते हैं, अतः इनके देखने में इससे कठिनाई नहीं आती है। यानी कि वही चीज है कि अगर आप ऐसी किसी चीज वस्तु को देखते हो जो उल्टी होने पे एकदम डिफरेंट दिखे तो उसको हम नहीं देख सकते। तो जो आपकी दूरदर्शी होती, दूरदर्शक होते हैं, उनको मेनली आकाशीय पिंड देखते हैं, क्योंकि आकाशीय पिंड कैसे होते हैं? गोल होते हैं। अब गोल को उल्टा कर दो चाहे सीधा कर दो, वो गोल ही रहेगा दोनों तरफ से, तो इसलिए उसमें हमको उतना फर्क नहीं समझ में आता। लेकिन दूरदर्शी से आप अगर जैसे लेटर से देखोगे, कुछ लिखा हुआ देखोगे, तो वो आपको समझ में ही नहीं आएगा, उल्टा लिखा रहेगा। तो उसके लिए कुछ दूसरे प्रकार की दूरबीन बनाई जाती है। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। बहुत ही छोटा सा आसान सा टॉपिक है ये। अब देखिए कुछ इस टाइप का उसका जो है फॉर्मेशन होता है कि दो उत्तल लेंस होते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट उत्तल लेंस और ये हो गया सेकंड उत्तल लेंस। इसमें क्या होगा, ये जो है वस्तु के करीब रहती है। मान लीजिए हम अगर इसको देखना चाह रहे हैं तो इसके करीब ये है, और सेकंड नंबर जो है हमारे आंख के करीब है। ये हमारी आंख हो गई तो इसके करीब है। तो दोनों लेंस के नाम है जो पूछे जाते हैं कि जो लेंस वस्तु के करीब है उसको क्या बोला जाता है ना। यानी कि जो लेंस वस्तु के करीब है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम अभिदृश्यक लेंस। और जो लेंस आपके आंख के पास है उसको नेत्रिका लेंस कहते हैं। बस यही दो क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो दूरदर्शी में एक तो कितने लेंस होते हैं? तो दो लेंस होते हैं। कौन से लेंस होते हैं? तो उत्तल लेंस होते हैं। अब एक चीज और कि जो लेंस वस्तु के पास में है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। और जो लेंस वस्तु से दूर है या फिर जो लेंस आंख के पास है उसको बोलते हैं हम नेत्रिका लेंस। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम इसके जो है थोड़ा देख लेते हैं कैसे कार्य करता है। तो यह यंत्र दो उत्तल लेंसों के संयोग से बना होता है। जो लेंस की वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, ये मैं बता चुका हूं। और यह लेंस अधिक फोकस दूरी तथा अधिक द्वारक का उत्तल लेंस होता है। इसकी जो है फोकस दूरी भी अधिक होती है और लेंस का द्वारक होने के कारण दूर की वस्तु से आने वाले प्रकाश की अधिक मात्रा को यह एकत्रित करता है, जिससे दूरदर्शी में बने अंतिम प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ जाती है। यानी कि इसकी फोकस दूरी अच्छी है और ये सामने रहता है वस्तु के, तो जो वस्तु से प्रकाश आता है उसको ज्यादा मात्रा में यहाँ पर कलेक्ट करता है। ठीक है, अब ज्यादा मात्रा में उसने कलेक्ट किया तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो उसका प्रतिबिंब बढ़ा उसकी तीव्रता भी बढ़ गई, प्रतिबिंब की तीव्रता भी बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, फिर जो अभिदर्शक लेंस है वो एक बेलनाकार नली के एक किनारे पर लगा होता है और दूसरे लेंस को उसके निकट जो है आंख को रखकर दूर के प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। यानी कि देखिए एक ये बेलनाकार जैसे नली में ऐसा लगा हुआ होगा, ठीक है, यहां तक, और यहां से आप देख रहे हैं तो ये तो जस्ट पास में रहेगा और ये वाला दूर में रहता है। अब अभिनेत्र लेंस जो है आपका, ठीक है, नेत्रिका या जो अभिनेत्र लेंस है, इस लेंस की फोकस दूरी एवं द्वारक दोनों ही कम होते हैं। बनी सी बात है, पास में लगाया गया तो इसकी फोकस दूरी भी कम होगी। और यह भी बेलनाकार नली के एक सिरे पर लगा होता है और अभी नेत्र लेंस की नली को अभिदृश्यक की नली में फिट करके आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। यानी कि इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे, उस तरीके से आप कैसा दिखाई दे रहा है उस तरीके से आप इसको
कर सकते हो। तो यही सब चीजें हैं, बेसिक सा है। मेनली आपको 2-3 चीजें याद रखनी जो मैं बताता जा रहा हूँ कि भाई 2 लेंस होते हैं। कौन से लेंस होते हैं? तो वो उत्तल लेंस होते हैं, फिर अभिदर्शक लेंस होता है और उसको नेत्रिका लेंस कहते हैं, या फिर अभिनेत्र लेंस भी इसको कहा जाता है। ये सब चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जो एक क्वेश्चन आता है कि दूरबीन की आवर्धन शक्ति का फॉर्मूला, तो वो होता है m = FO अपॉन FE। और यहां पर अगर FO की बात करें तो अभिदर्शक जो लेंस है उसकी फोकस दूरी बटे नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, है ना। यानी कि दूर ऑब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट कर बोल सकते हैं ना, O से ऑब्जेक्ट और E से I। तो ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस है उसकी फोकस दूरी और E यानी कि आई के पास जो है उसकी फोकस दूरी को अगर आप अनुपात रेशो ले लेते हो तो उससे जो है आपका m की वैल्यू आ जाएगी। अब दूरबीन जो है मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अपवर्ती तथा परावर्ती। और अपवर्ती दूरबीन भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है खगोलीय दूरबीन और गैलीलियो की दूरबीन, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि दूरबीन 2 प्रकार के हैं, आपको याद रखना है, एक होता है अपवर्ती और एक होता है परावर्ती। अब जो अपवर्ती होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है खगोलीय दूरबीन और दूसरा होता है गैलीलियो की दूरबीन। बस इतना सा ही है, इसमें जो मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए हैं उसी को आप पढ़िए, और कुछ नहीं आने वाला इससे आगे दूरबीन से क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहां पर मानव नेत्र की बात करते हैं, तो मानव नेत्र में क्या है, देखिए अब ये जो है एक क्वेश्चन आपका, ये टॉपिक बायोलॉजी के अंतर्गत भी आता है मानव नेत्र, और यहाँ पर फिजिक्स में भी आता है। फिजिक्स में इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर हम लेंसों का प्रयोग करते हैं आंख में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस दृष्टि से ये फिजिक्स का टॉपिक होता है। लेकिन मेनली अगर आंख का टॉपिक की आप बात करोगे तो ये चला जाएगा आपका बायोलॉजी में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको फिजिक्स से रिलेटेड करके समझाने की कोशिश करूंगा आपको। छोटी छोटी जो है जो फिजिक्स से रिलेटेड चीजें उन्हीं को मैंने यहाँ पर ऐड किया है। बायोलॉजी के हिसाब से अगर आपको पढ़ना है तो मैंने बायोलॉजी में ह्यूमन आइज को समझाया है, करीबन आधे से पौन घंटे का वो वीडियो है, उसमें जाके देखिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल में आंख को समझाया है। तो यहां पर ये ना बोले कि सर इतना सा आंख का टॉपिक है, अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है तो आप मेरे बायोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर ह्यूमन आइज को सर्च कीजिए और उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने हर चीज बताया है डिटेल में बायोलॉजी के हिसाब से, ठीक। यहाँ पे हम फिजिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे, तो कृपया ऐसे कमेंट ना करें कि आंख का टॉपिक इतना छोटा नहीं है, ठीक है। ये फिजिक्स के हिसाब से है तो वैसा ही मैंने आपको पढ़ाऊंगा। चलिए मानव नेत्र, तो मानव नेत्र की बात करें तो देखिए सामान्य आंख जो होता है 25 सेंटीमीटर निकटतम उसकी दूरी होती है, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से अनंत दूरी यानी कि दूर बिंदु तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकती है। जिस न्यूनतम दूरी तक आंख वस्तु को साफ देख सकती है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, और सामान्य आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। देखिए किसी भी चीज को आप पढ़ पा रहे हो, ठीक है। अब मान लो उसको आप पास करते जाओगे और एक समय आएगा कि अगर आप इतना उसको पास कर देते हो कि वो आपको दिखाई ही नहीं देगा, लेकिन जैसे ही वो 25 सेंटीमीटर के पास आएगा तो आपको एकदम स्पष्ट वो दिखाई देने लगेगा, तो वही 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये आंख देख सकते हैं, इसमें देखिए आपका पुतली होता है, कॉर्निया होता है, जलीय द्रव होता है, फिर नेत्र गोलक होता है, प्रकाश जो है स्नायु होगा, ये रेटिना होगा, फिर ये सब चीजें श्वेत पटल और ये सब चीजें यहां पर दी हुई हैं। तो ये आंख की एक तरीके की संरचना है। अब आंख में मेनली जो है हम यहां पर दोष पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि यहीं पे फिजिक्स लगती है आपकी। तो देखिए मानव नेत्र की बात करते हैं, तो मानव नेत्र में क्या है कि मानव नेत्र के दृष्टि दोष मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष या फिर जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अब देखिए इसके नाम पे मत जाइएगा, निकट दृष्टि दोष मतलब इसमें दूर की चीजें दिखाई नहीं देती, और दूर दृष्टि दोष यानी कि इसमें पास की चीजें दिखाई नहीं देती। यानी कि क्वेश्चन आता है आपका कि मायोपिया में हमको क्या नहीं दिखाई देता, तो मायोपिया में हमको दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, और हाइपरमेट्रोपिया में हमको पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। अब देखिए क्या होता है, जिस आंख में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर की चीजों को साफ नहीं देख पाता। दूर की देखिए, देखा ना, निकट दृष्टि दोष होता है तो दूर की चीजों को साफ नहीं देख पाता, और दूर की वस्तु से आती हुई लगभग समांतर किरणें रेटिना पर नहीं बल्कि उसके आगे फोकस हो जाती है। यानी कि जो रेटिना है तो यहां पे फोकस बनना चाहिए था, तो वो यहां पर फोकस बनता है, जिस कारण से उसको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। ऐसे 2 कारणों से ही हो सकता है। पहला है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, या फिर जो स्फटिक लेंस होता है उसका अधिक उत्तल हो जाना, अर्थात उसकी फोकस दूरी कम हो जाना। इस तरीके से ये 2 चीजें आपको होंगी। अब देखिए इस टाइप का, ऐसी आंख का एक निश्चित अधिकतम दूरी बिंदु F यानी कि जो है आपका और तक वस्तुओं को साफ देख सकती है। चित्र B में आप देख सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब ये रेटिना पे बनेगा तब तो आप देख सकोगे, लेकिन जिसको ये प्रॉब्लम होती है तो वो यहां पर बनता है जिससे उसको दिखाई ही नहीं देता, ठीक है, रेटिना के पीछे होता है। तो अब क्या होता है कि इसमें देखिए वही चीज समझाया जा रहा है कि दृष्टि दोष और उसका निवारण जो है इस डायग्राम में आपको देख रहा है कि यहां पर देखिए ये हमारी आंख की लेंस है, ये आंख की लेंस है और यहां पर जो हमने एक और लेंस को लगाया जिससे हमने इस दृष्टि दोष को दूर किया। तो आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या बोला जा रहा है। आंख को लगेगा कि किरणें उसके दूर बिंदु F से आ रही हैं और वस्तु साफ दिखाई पड़ती है। क्यों? देखिए हम यहां पे पढ़ रहे थे, इस दोष को युक्त आंखों को सामान्य दृष्टि प्रदान करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका यूज कर रहे हैं हम यहां पर? अवतल लेंस का यूज कर रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है, अवतल लेंस का हमने यूज किया, जो समांतर किरणों को थोड़ा अपसारित कर प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस करता है। अब सी वाले चित्र में है कि आंख को लगेगा कि उसके जो दूर बिंदु है F से आ रही है और वस्तु साफ दिखाई पड़ती है और अनंत से कम दूरी पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब लेंस के कारण दूर बिंदु से कम दूरी पर बनेंगे, इसलिए आंख को है अपनी संयोजन क्षमता जो है स्पष्ट देखिए। मेनली कुछ नहीं है, हमने अवतल लेंस लगाया यहाँ पर और जिससे क्या हुआ कि जो वस्तु का जो मतलब रेटिना का प्रतिबिंब जो यहाँ बन रहा था तो अब यहाँ ना बन के यहाँ पे बन रहा है, वस्तु साफ दिखाई दे रही है। बस सिंपल, ज्यादा चीजें हमको याद नहीं रखनी है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीजें बस हमको याद है। अब देखिए, तो मेनली हमने क्या कहा कि इसके लिए कौन सा हमने लेंस लगाया, यहाँ पर अवतल लेंस लगाया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि दृष्टि वैषम्य, इसमें क्या होता है, इस नेत्र दोष में क्या होता है कि नेत्र क्षैतिज व ऊर्ध्व रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाती और इस दोष के निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है इसके लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। और इस लेंस को जो है टोरिक लेंस भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है, टोरिक लेंस किस के लिए यहां पर यूज किया जाएगा? तो टोरिक लेंस की बात करें तो दृष्टि वैषम्य के लिए यूज किया जाएगा। बात करते हैं जरा दृष्टि दोष की। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? जरा दृष्टि दोष वृद्धावस्था के कारण ना पास की और ना दूर की वस्तु दिखाई देती है, तो इस लेंस मतलब इस दोष को निवारण हेतु क्या किया जाएगा कि द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाएगा। दूर की वस्तु और पास की वस्तु दोनों को जो है देखने के लिए यहां पर द्विफोकसी लेंस को यूज किया जाएगा। अब वर्ण अंधता, ठीक है, अब वर्ण अंधता की अगर हम बात करें तो इस दोष में नेत्र जो है किस रंग के लिए संवेदनहीन हो सकता है? इसका कारण रेटिना का किसी शंकु का संवेदनहीन हो जाना, यानी कि जो कोण होता है उसका अगर संवेदनशील खत्म हो जाता है तो इस दोष हो जाता है, यानी कि आपको कलर ही दिखाई नहीं देगा, मेनली इसमें ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता और इस दोष का भी निवारण नहीं हो पाया। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस है तो वो कृपया तो रेलवे का फॉर्म भरे ही ना, और अगर आप भर रहे हैं तो कृपया सावधान रहे, मेडिकल आपका बहुत ही अच्छा नहीं जाएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला है दृष्टि निर्वर्धन की बात करें तो इसमें क्या है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकेंड तक रहता है और दृष्टि का यह विशेष गुण दृष्टि निर्वध कहलाता है। चलचित्र इसी सिद्धांत पर बनाए जाते हैं, जो चलचित्र होते हैं इसी सिद्धांत पर बनाए जाते हैं, यानी कि जो वीडियो देखिए, जो वीडियो है वो कुछ नहीं है, वो इमेज ही है। हर फोटो को इतनी स्पीड में चलाता है कि वो आपकी आंख पे एक फोटो बस 1/10 सेकेंड के लिए ही रहे और जिस कारण से आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा वीडियो है। तो वीडियो यानी कि वो एक तरीके की इमेज ही रहती है जिसको वीडियो में बनाया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें हमने आंख के बारे में जाना, हमने यहाँ पर फिजिक्स से रिलेटेड चीजें जानी, आंख की बायोलॉजी से रिलेटेड चीजें नहीं जानी, ठीक है। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ऐसे प्रिज्म की बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा हम प्रिज्म की बनावट देख लेते हैं। तो इस टाइप का आपने 12th में जो है प्रिज्म देखा होगा, जिसका आधार जो है त्रिभुजाकार आपको मिलेगा, वो भी मेनली समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज यानी कि 60, 60 और 60। और एक प्रिज्म आपने ऐसा भी देखा होगा, ठीक है, एक प्रिज्म आपने ये, तो सब चीजें वही हैं, प्रिज्म वही है। और ये वाले प्रिज्म की बात करें तो इसके अगर हम आधार को अगर ऐसा बनाएं और फिर यहां से अगर उठाएं तो इसमें जो है कई सारी चीजें यहां पर होती हैं। प्रिज्म का आधार गोल भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है, तो मेनली लेकिन हम इस वाले प्रिज्म की बात करते हैं, हमेशा इसी को हम यूज करते हैं। तो देखिए, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी कोण पर
झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं। अब चित्र में देखिए क्या बताया जा रहा है कि चित्र में प्रकाश का आगमन प्रिज्म के जिन दो फलकों यानी कि ए बी बी मतलब ए बी और बी डैश, ए बी और बी डैश यानी कि इसकी बात हो रही है, ठीक है, तथा ए सी और सी डैश, ए सी और ये सी डैश यानी कि इधर वाले हिस्से की बात हो रही है से होता है और उन्हें अपवर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? इसको हम अपवर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। ये दोनों पृष्ठ जिस सरल रेखा यानी कि ए डैश पर मिलती हैं, ये हो गया ए और ए डैश पे यहां पर मिल रही हैं, है ना, यहां पे मिल रही हैं, और उसे प्रिज्म का अपवर्तक कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। और अपवर्तक पृष्ठों के बीच कोण एंगल ए को प्रिज्म का अपवर्तक कोण भी कहा जाता है, या केवल प्रिज्म का कोण भी इसको कहते हैं। अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठ बी सी सी डैश और बी डैश को प्रिज्म का आधार कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इसकी जो है व्याख्या थी। अब देखिए बात करते हैं, थोड़ी सी और चीजें दी गई हैं कि अपवर्तक कोर के लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म की काट एबीसी को प्रिज्म की मुख्य काट कहते हैं। प्रायः ऐसे कांच के प्रिज्म का व्यवहार होता है जिसकी मुख्य काट समबाहु त्रिभुज होती है। तो मेनली मैंने जैसे बताया कि समबाहु त्रिभुज होती है, और समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, तो ये एंगल भी उसके तो एक बराबर रहते हैं। 60-60 क्यों होते हैं? क्योंकि हमने मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज की जो तीनों कोणों का योग होता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है? 180 होता है। तो एक कोण का मान कितना होगा? 60 होगा। इस तरीके से इसलिए प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण जो है 60 डिग्री ही होता है। तो ये चीजें हमने पढ़ी। तो यहां से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बेसिक जो जिस त्रिभुज का आधार समबाहु त्रिभुज होता है तो उसका अपवर्तनांक या अपवर्तक कोण कितना होगा? तो वो 60 डिग्री होगा। ये आपको आंसर में लगाना है। चलिए बात करते हैं कुछ और चीजों की। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये श्वेत प्रकाश आपके प्रिज्म में जा रहा है और वहां से फिर सातों प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है। यहां पर देखिए कौन कौन से कलर हैं आपके पास? बैगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा है, पीला, उसके बाद नारंगी और फिर लाल आपको मिल रहा है। सातों रंग मिल रहे हैं। तो ये रंग से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है यहां पर कि जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म में से गुजरती है, जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। ये देखिए यहां सीधे जा रही थी, अगर इसको हम भेजते तो ये सीधे निकलती है ना, सीधे इसको ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन यहां पर वो थोड़ा सा झुक के देखिए ऐसे निकल रहा है। तो यही चीज उसने बोला कि प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जब कोई भी प्रकाश किरण प्रिज्म से निकलती है तो वो किधर झुक जाती है? आधार की ओर झुक जाती है, शीर्ष की ओर झुक जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो हमेशा आधार की ओर ही झुकेगा। यदि वह किरण सूर्य के श्वेत प्रकाश की है तो झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाता है, और यह इस प्रकार उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम अथवा स्पेक्ट्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश के अपने अव्ययी कंपोनेंट रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण की क्रिया जो है उसमें क्या होता है कि जो सफेद रंग है वो अपने 7 अलग अलग रंगों में, मतलब सूर्य का प्रकाश जो है 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। अब अंग्रेजी में बात करते हैं तो अंग्रेजी में इनको याद करने के लिए ये उसके सभी जो है पहले लेटर को उठाकर यहाँ पर आपको बना दिया है। जैसे कि वी से है वॉयलेट, फिर आई से है इंडिगो, फिर उसके बाद ब्लू, है ना, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो आपका हिंदी में है, हिंदी में अगर हम बात करें तो बैनी आपी नाला है। ठीक है, कौन सा? बैनी हापी नाला। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है? पहले आया बैगनी, फिर नीला है, आसमानी नीला है। देखिए इसमें ऐसा है, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, बैजानी हप्पी नाला। ठीक, इसमें क्या है? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ठीक है, और उसके बाद फिर नारंगी है और लाल है। ये ना से पीला हो गया, ना से नारंगी, और फिर यहां पर लाल। तो इससे बिल्कुल सही है बैजानी। यहां पर जो इंडिगो कलर है, जैसे कि इंडिगो कलर जो है आपका, तो इसमें नीला नी है और ये आसमानी जो आपका स्काई ब्लू ले रहे हैं, तो उससे हमको प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो सीधा बैजानी हप्पी नाला याद कर सकते हो। और इंग्लिश वालों को तो ये याद रखना ही है कि वायलेट, इंडिगो, फिर उसके बाद ब्लू है, उसके बाद ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और फिर रेड है। तो रेड जो है सबसे दूर है और सबसे पास जो अगर पहले की हम बात करें, दोनों अलग अलग छोर पे हैं, है ना। सबसे नीचे अगर इधर बात करें, आधार की ओर से बात करें तो आधार की ओर सबसे नीचे आपका बैगनी होता है, और सबसे ऊपर की बात करें तो सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? लाल कलर होता है। तो इससे क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं कलर से रिलेटेड। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास।
सर आइजैक न्यूटन की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया था सन 1666 में, उन्होंने क्या किया सन 1666 में यह ज्ञात किया कि सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। मूल रूप से किसी माध्यम में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश का चाल भी भिन्न भिन्न होने की होता है या होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यानी कि किसी माध्यम में भाई कोई बैगनी कलर है वो ज्यादा तेज चल रहा है, लाल स्लो चल रहा है, तो इस तरीके से जो है रंगों के प्रकाश की चाल जो है उसको हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब क्या होगा कांच में, अब देखिए वही चीज है कि प्रिज्म जो था, अब यहां पे तो सब सही था, एक समान चाल थी तो सब वो था, लेकिन प्रिज्म में जैसे गया तो यहाँ पे सबकी चाल अलग अलग हो गई, अलग अलग हो गई तो सब कलर आपको अलग अलग दिखाई देने लगे। ठीक है, कांच में लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक तथा बैगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। ये याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी पॉइंट, वेरी वेरी आईएमपी करके लिख लीजिए इसको नोट करके कि कांच में लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और बैगनी की सबसे कम होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कांच में लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तथा बैगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। अगला पॉइंट है हमारे पास कि कांच का अपवर्तनांक लाल प्रकाश के लिए सबसे कम तथा बैगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है। यहां पे उल्टा हुआ, चाल लाल का ज्यादा था तो जिसके लिए चाल ज्यादा थी तो उसके लिए क्या हो गया, अपवर्तनांक सबसे कम हो गया, और जिसकी चाल सबसे कम थी उसके लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक हो गया। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारे पास कि विचलन कोण अपवर्तनांक के अनुक्रमानुपाती होता है। विचलन कोण लाल प्रकाश के लिए सबसे कम तथा बैगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक होगा, इसलिए लाल प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम तथा बैगनी प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे अधिक विचलित होती है। वही कि प्रिज्म में जो है आपका उससे प्रकाश गया तो लाल सबसे ऊपर जाता है और बैगनी सबसे नीचे जाता है, तो बैगनी सबसे ज्यादा विचलित हुआ तो सबसे नीचे रहा, और लाल कम विचलित हुआ तो ये सबसे ऊपर रहा। प्रकाश जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में। तो इस वाले स्लाइड से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कांच में लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी और सबसे कम होगी बैगनी की। अपवर्तनांक की बात करें तो कांच का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए सबसे कम होगा और बैगनी के लिए सबसे अधिक होगा। विचलन कोण की बात करें तो विचलन कोण लाल के लिए सबसे जो है कम होगा तथा बैगनी के लिए भी सबसे अधिक होगा, इसलिए बैगनी जो है सबसे अधिक आपका विचलित हो जाता है आधार की ओर। तो ये 2-3 पॉइंट जो है मोस्ट आईएमपी, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे प्रिज्म के, याद रखिएगा। अब प्रिज्म की बात आई तो हम इसमें इंद्रधनुष की बात कर लेते। तो इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण का एक उदाहरण है। इंद्रधनुष वर्षा के समय या वर्षा के बाद बनता है। इंद्रधनुष का निर्माण जल की छोटी छोटी बूंदे द्वारा वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। सूर्य की किरणें जब जल बूंदों पर पड़ती हैं तो उनके प्रकाश का बूंदों के भीतर अवतल तल से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पानी के बूंदों के अंदर कहां से, अवतल तल से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल फ्रैक्शन होता है यहां पर। तो फिर क्या होगा कि और यह बूंदों से बाहर निकलने लगती हैं तो विक्षेपित हो जाती हैं और इस प्रकार विभिन्न रंग हमको दिखाई देते हैं। ये देखिए जैसे ये बूंद है, बूंद में गया और विक्षेपित हुआ तो आपको कोई और कलर दिखने लगा, तो इस तरीके से यहां पर इंद्रधनुष बनता है। ये देखिए यहां पर द्वितीयक इंद्रधनुष और प्राथमिक इंद्रधनुष दोनों आपको बताए गए हैं। देखिए अब देखिए बात करते हैं दो इंद्रधनुष का, कि कभी कभी दो इंद्रधनुष दिखाई पड़ते हैं। दूसरा इंद्रधनुष बूंदों में 2 बार आंतरिक परावर्तन होने के कारण बनता है। दोनों का एक ही केंद्र होता है और यह सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में होता है। ये याद रखिएगा, सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में ही इंद्रधनुष बनेगा। अगर सूर्य पूरब में है तो पश्चिम में बनेगा, पश्चिम में है तो पूरब में बनेगा। जब दो इंद्रधनुष बनते हैं तो एक को प्राथमिक तथा द्वितीय को मतलब दूसरे को द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम प्राथमिक धनुष से क्रमशः उल्टे क्रम में होते हैं, यानी कि पहले में जो है उससे उल्टा दूसरे में बनेगा। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई पड़ता है। तो ये सब चीजें यहां पर आपको याद रखना है। ये देखिए कोई हर डायग्राम की बात करते हैं, मतलब इमेज देखिए आपका, ये है प्राथमिक इंद्रधनुष और ये ऊपर वाला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे द्वितीयक इंद्रधनुष। तो इसमें देखिए उल्टा है ना, यहाँ पर आपको ये पीला लाल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर यहाँ से पीला लाल और यहाँ पर आपको ये हरा दिख रहा है, तो ये उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए सूर्य के विपरीत भी बन रहा है। सन जो है अभी इधर है, इस साइड को सन है, लेकिन बना हमारा इंद्रधनुष इधर। तो ये चीजें यहां पर हमको याद रखनी है। ठीक,
अब वस्तुओं का रंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि कोई वस्तु जिस रंग की दिखाई देती है वह वास्तव में श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से केवल उसी रंग को परावर्तित करती है। मैं ये कई बार बता चुका हूं कि कोई वस्तु आपको अगर लाल दिख रही है मतलब वो लाल को परावर्तित कर रही है, कोई वस्तु पीली दिख रही है मतलब वो पीली को पराकर्षित कर रही है, मतलब परावर्तित कर रही है। शेष सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है वह श्वेत दिखाई देती है। यानी कि सफेद की बात करें तो वो सातों के सातों रंगों को परावर्तित कर देती है तो सफेद दिखाई देती है। और जो वस्तु सभी को, और क्योंकि सभी रंगों का मिश्रण जो है श्वेत होता है, नहीं सफेद होता है, जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है वह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती, वह काली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? ब्लैक, यानी कि सभी को अवशोषित कर लेगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि काली चीज जो है सबसे जल्दी गर्म भी हो जाती है, क्योंकि वो सभी को एब्जॉर्ब करेगी ना, तो एब्जॉर्ब करेगी तो उसका हीट बढ़ेगा। यही चीज है। आपका कोई कलर कैसा दिखता है, सफेद क्यों दिखता है, लाल क्यों दिखता है, नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक, अब यहां पर देखते हैं कुछ चीजें हमारे पास कि विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न रंगों की किरणें डालने पर किस तरह से दिखाई देती है, इसकी लिस्ट देखते हैं। वस्तु का नाम है, देखिए, सफेद कागज। सफेद कागज को अगर सफेद प्रकाश में रखोगे तो सफेद ही दिखेगा, लाल प्रकाश में लाल, हरा प्रकाश में हरा, पीला प्रकाश में पीला और नीला प्रकाश में नीला ही दिखेगा। यानी उसको जैसे प्रकाश में रखोगे वो वैसा आपको दिखाई देगा। अब लाल प्रकाश की बात, मतलब लाल कागज की बात करें तो उसको अगर सफेद किरण में रखोगे तो लाल ही दिखेगा, लाल में भी लाल दिखेगा, लेकिन हरी किरण में रखोगे तो काला दिखेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आईएमपी करिएगा, ये रेलवे में आ चुका है कि अगर लाल कागज को या फिर किसी भी लाल पदार्थ को हरे किरण में रखा जाए तो वो कैसा दिखाई देगा, तो वो काला दिखाई देगा। पीले में भी काला दिखाई देगा और नीले में भी काला ही दिखाई देगा। हरे की बात करें तो सफेद में हरा दिखाई देगा, लाल में काला दिखाई देगा, हरे में हरा ही दिखाई देगा, पीले में काला दिखाएगा और नीले में भी काला दिखाएगा। बस यहां पर जो है चेंज हुआ, बाकी सब सेम। पीला कागज, पीला जो है सफेद में तो पीला ही दिखाई देगा, लाल में काला दिखाई देगा, हरे में भी काला दिखाई देगा, पीले में पीला ही दिखाई देगा और नीले में काला ही दिखाई देगा। नीला कागज की बात करें तो नीला, सफेद में तो नीला ही दिखाई देगा, लाल में लाल नहीं दिखेगा, काला दिखेगा, हरे में भी काला दिखेगा, पीले में भी काला दिखेगा और नीले में बस नीला दिखेगा। तो आपको मेनली याद रखना है कि काला ही दिखता है अधिकतर हर प्रकाश में। मेनली जो आपको याद करना है वो लाल को जब हरे में रखेंगे तो काला दिखता है और हरे को जब लाल में रखेंगे तो काला दिखेगा। देखिए सभी में जो है वो काला ही दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। तो आई होप कि ये प्रिज्म वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इस अच्छे वीडियो का लाभ ले सकें। देखिए यहाँ पर है हमारे पास विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं, क्या है, कैसे बना, किसने खोज की, ये सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। विद्युत को अंग्रेजी भाषा में इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है और इलेक्ट्रिसिटी शब्द जो है ग्रीक भाषा के इलेक्ट्रॉन शब्द से बना है। ग्रीक भाषा में अंबर नामक पदार्थ को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी कि जो आपका बिजली है उसको इलेक्ट्रिसिटी है तो ग्रीक भाषा में उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, और ग्रीक भाषा में अंबर नामक पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम जो है इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 2600 ईसा पूर्व में ग्रीक वैज्ञानिक थेल्स ने यह महसूस किया कि अंबर को ऊन से रगड़ने पर वह हल्के पदार्थों जैसे कि पक्षियों के छोटे छोटे पंख आदि को आकर्षित करता है। क्या किया, जो ग्रीक वैज्ञानिक थेल्स थे उन्होंने एक चीज महसूस की कि अगर अंबर है उसको अगर आप ऊन से रगड़ देते हो तो उसमें कुछ जो है आकर्षित करने के गुण आ जाते हैं जो छोटे छोटे पंख आदि को आकर्षित कर लेता है। अब है कि 1600 ईस्वी की बात करें तो 1600 ईस्वी के आसपास अंग्रेज वैज्ञानिक गिलवर्ट, किसने, अंग्रेज वैज्ञानिक गिलवर्ट ने यह खोजा कि आकर्षण का यह विशेष गुण केवल अंबर में ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे पदार्थों जैसे कि कांच, एबोनाइट आदि में पाया जाता है। ठीक है, किस किस में पाया जा रहा है, कांच में पाया जा रहा है, एबोनाइट में पाया जा रहा है। तो ये किसने खोजा, ये गिलवर्ट जी ने खोजा। करते करते और सारी चीजें हुई तो और पता चला हमको कि जैसे कि किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ने पर उन अन्य पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है अर्थात वे आवेशित हो जाती हैं। समान प्रकार के आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, जो कि हमने मैग्नेट में पढ़ा था। घर्षण द्वारा वस्तुओं को दो प्रकार से आवेशित किया जाता है, यानी कि घर्षण के द्वारा, यानी कि जैसे मान लीजिए कांच है, ये ठीक कांच है और इसको आपने रगड़ दिया रेशम से, तो इस तरीके से जो है ये घर्षण हुआ ना, बीच में घर्षण हो रहा है तो ये आवेशित होती है। तो उनको हम दो प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। देखते हैं वो कैसे कैसे।
आवेशित हो सकने वाले पदार्थों के साथ प्रयोग करने पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं। देखिए पहला क्या है कि कुछ पदार्थ उस प्रकार से आवेशित होते हैं जैसे कि रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच, तब हम कहते हैं कि ऐसे पदार्थ धनावेशित हो जाते हैं या उन्हें धन आवेश प्राप्त कर लिया है। धन आवेश को प्लस से यहां पर करते हैं। इसमें क्या होता है कि कांच है, कांच को आपने रेशम से रगड़ा तो कांच का जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन रेशम में चला गया, इलेक्ट्रॉन माइनस में रहता है वो रेशम में चला गया, तो अब जो बचा ये क्या बचा, पॉजिटिव बचा, तो कांच जो है धनावेशित चार्ज हो जाता है इस तरीके से। दूसरा पॉइंट है कि कुछ जो पदार्थ होते हैं ऐसे आवेशित होते हैं जैसे कि ऊन से रगड़ने पर एबोनाइट हो जाता है, तब हम इसे क्या कहेंगे, ऐसे पदार्थ को हम ऋण आवेशित कहेंगे या उन्हें ऋण आवेश प्राप्त कर लिया है वो हम यहां पर बोलेंगे, और ऋण आवेश को माइनस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास कि आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु में आकर्षण होता है, यानी कि एक आवेशित है और एक अनावेशित है तो वो एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, जैसे कि हमने चुंबक में भी पढ़ा था कि अगर ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे एक और नॉर्थ पोल को आप लाते हो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, तो वहीं यही हो गया कि सजातीय आवेश में क्या होगा, एक से होंगे तो प्रतिकर्षण होगा और विजातीय में क्या होगा, आकर्षण होगा। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर वे दोनों ही आवेशित हो जाती है, परंतु दोनों वस्तुओं पर जो है विजातीय आवेश होता है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा या फिर नेगेटिव पॉजिटिव होगा। निम्न में से किन्हीं दो पदार्थ को आपस में अगर रगड़ा जाए तो इस श्रेणी में पहले आने वाला पदार्थ धनावेशित तथा बाद में आने वाला पदार्थ ऋणावेशित होगा, जैसे कि ऊन या रोएदार खाल, कांच, रुई, कागज, रेशम, लकड़ी, धातु, रबड़, अंबर और एबोनाइट। ऐसे पदार्थों को जिनमें या जिनसे होकर विद्युत आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं, यानी कि कोई पदार्थ है जिससे अगर बिजली यहां से यहां तक पहुंच रही है तो उसको हम चालक कहेंगे। और जैसे कि एग्जाम्पल में है धातु में तांबा, चांदी, लोहा, इस्पात, सोना और मनुष्य जानवर का शरीर, अशुद्ध जल, ठीक है, आर्द्र, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो नमी युक्त हवा, पृथ्वी आदि, ये सब चीजें यहां पर काम आती हैं। तो ये सब चीजें जो है यहां पर आपको, यहां पर हमने क्या देखा कि अशुद्ध जल, ये सब चीजें जो है सुचालक होती हैं हमारे किसकी, विद्युत की। अब कुछ और पॉइंट है हमारे पास कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाते उन्हें हम अचालक कहते हैं, जैसे कि कांच, मोम, चमड़ा, एबोनाइट, रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, रुई, रेशम, रुआ, सूखी हवा, कागज, अंबर इत्यादि से जो है विद्युत एक दूसरे से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाती। मेनली धातु में यह गुण अधिक पाया जाता है। एक चालक को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर वह आवेशित हो जाता है, यानी कोई चालक है उसको आवेशित वस्तु के आप आसपास लाओगे तो वो आवेश ग्रहण कर लेगा। और आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को हम आवेश का चालन कहते हैं। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि विद्युत धारा का प्रभाव हो रहा है, ठीक है, प्रवाह हो रहा है। वही है, आवेशित हो गया कोई चीज और इसमें जो है जा रही है धारा, तो इसको जो है हम बोलते हैं। जैसे विद्युत में हमने पढ़ा है कि एसी धारा होती है, डीसी करंट होता है, डीसी करंट सीधा जाता है, एसी धारा में क्या होता है, अल्टरनेट में वो इस टाइप से चलता है। तो यही सब चीजें यहां पर बताई गई हैं। आगे है कुछ और पॉइंट हमारे पास कि किसी चालक पर एक आवेशित वस्तु के प्रभाव से जो आवेश उत्पन्न होता है उसे प्रेरित आवेश और अनावेश उत्पन्न होने की क्रिया को विद्युतीय प्रेरणा कहते हैं। जिस आवेश के कारण प्रेरणा होता है उसे हम प्रेरक आवेश कहते हैं। और प्रयोगों के द्वारा यह पाया गया है कि ये देखिए क्या पाया गया है, प्रेरण के कारण सदैव दोनों प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। तो क्वेश्चन आता है यहां से, एक क्वेश्चन अगर आएगा इलेक्ट्रिसिटी में तो इससे जरूर क्वेश्चन आएगा कि सदैव दोनों प्रकार के आवेश किस प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो प्रेरण के द्वारा जो है हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव आवेश आपको मिलेगा। अगला पॉइंट है आपके पास कि दोनों प्रकार के आवेशों का परिमाण बराबर होता है, ठीक है, दोनों प्रकार के आवेशों का परिमाण बराबर होता है। तीसरे में क्या दिया जा रहा है कि प्रेरक आवेश के निकट वाली वस्तु के अनावेशित सिरे पर विपरीत प्रकार अर्थात विजातीय आवेश और दूर वाले सिरे पर समान प्रकाश यानी कि सजातीय जो आपका प्रकार का आवेश होता है उसे उत्पन्न किया जाता है। तो मेनली पहला वाला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करें तो यहां पर क्या बोल रहे हैं वो कि अमेरिकी वैज्ञानिक जो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने क्या किया था कि सन 1752, ठीक है,
1752 ईस्वी में उन्होंने प्रसिद्ध पतंग प्रयोग द्वारा दर्शाया कि बादलों में आवेश होता है। ठीक है, पतंग प्रयोग द्वारा बताया। तो क्वेश्चन यहां से ये आ सकता है कि पतंग प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था बेंजामिन के द्वारा। तड़ित से होने वाली क्षति से, देखिए तड़ित से होने वाली क्षति से मकानों को बचाने के लिए फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया। तो ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उसके बाद जब दो विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित दो बादल एक दूसरे के निकट आते हैं, तब कभी कभी एक बहुत बड़ा आवेश एक से दूसरे बादल की ओर जो है स्पुलिंग के रूप में प्रवाहित होता है, जिसे हम बिजली चमकना कहते हैं। वही चीज हुआ कि दो अलग अलग आवेश के बादल हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो इधर से बिजली इसमें चली गई, तो वही जो बिजली चमकती है वही हमको सुनाई देता है, आवाज भी और दिखाई भी देता है। जब कोई आवेशित बादल पृथ्वी के काफी निकट आ जाता है तो बादल का आवेश जो है स्फुलिंग के रूप में पृथ्वी तक आ जाता है, जिसे हम तड़ित या बिजली का गिरना भी कहते हैं। यानी कि पृथ्वी है, बादल ज्यादा ही पृथ्वी के अर्थ का जो सरफेस है उसके करीब आया तो वो जो है धरती में जाने के लिए नीचे गिर जाता है, तो उसे हम बिजली का गिरना कहते हैं। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। अब कुछ और पॉइंट है हमारे पास कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी वस्तु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, उस बिंदु का, उसको हम विभव कहते हैं। विभव एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभव एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ये याद रखिएगा। किसी वस्तु पर 1 वोल्ट विभव से अर्थ है कि 1 कूलाम या 1 कूलाम आवेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य जो 1 जूल कार्य होगा। गति के लिए मुक्त धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है तथा मुक्त ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाते हैं। देखिए, इस जो ये मैं बता रहा हूं इससे आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन बस इससे एक ही आ सकता है आपका कि विभव का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो होता है वोल्ट। बस ये आपको याद रखना है। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है रेलवे में, रेलवे में आ चुका है, मेनली ग्रुप डी तक में ये पूछा जा चुका है। तो ये आपको याद रखना है कि पृथ्वी का विभव जो है शून्य माना जाता है। पृथ्वी की अपेक्षा जिस वस्तु का विभव अधिक होता है उसका विभव धनात्मक और जिसका विभव कम होता है उसका विभव ऋणात्मक माना जाता है। तो पृथ्वी को हमने न्यूट्रल माना 0, इससे अधिक होगा तो उसको धनात्मक और इससे 0 से कम होगा तो उसको हम माइनस मानेंगे। तो 2 क्वेश्चन यहां पे याद रखना है कि विभव एक अदिश राशि है और उसका एसआई मात्रक है आपका वोल्ट। और यहां पर बात करें तो पृथ्वी का विभव क्या है, पृथ्वी का विभव यहां पर शून्य माना जाता है, जो आपको यहां पर याद रखना है। चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं यहां पर, और इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पास। किसी आवेश के कारण 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर उन बिंदुओं पर विभव का अंतर कहलाता है। 2 बिंदु हैं, ठीक, उनके बीच जो है विभवांतर हो गया। ठीक है, 2 उनके विभव के बीच का अंतर जो है उसको हम विभवांतर बोल रहे हैं। यह निम्न विभव वाले पदार्थ से उच्च निम्न जो है उच्च विभव वाले बिंदु तक एक एकांक धनावेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है और इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और यह भी एक अदिश राशि है। कौन, विभवांतर की बात की जा रही है, 2 विभव के बीच का अंतर विभवांतर। अब विभवांतर के अधीन आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विभवांतर के अधीन आवेश के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश को चलित करने वाले पदार्थ के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित विद्युत धारा का प्रबल्य जो है यहां पर उसको हमने किससे डिनोट किया, आई से, उस अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। और धारा के प्रबल्य का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। यानी कि मेनली आपसे पूछ रहा है धारा जो होती है उसका मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक एम्पियर होता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे घरों में कितने एम्पियर की धारा बहती है, तो हम बोलते हैं जैसे 5 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा, 3 एम्पियर की धारा, इस तरीके से होती है। तो ये चीजें बस आपको याद रखना है। इसमें फिर मैं वही बता रहा हूं, मैं आपको बता पूरी चीजें रहा हूं जो याद करने वाली आईएमपी चीज है। तो आईएमपी चीज है कि धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक क्या होता है। तो धारा का मात्रक क्या होता है आपका, इसको ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर होता है। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे कि बात करें तो परिपथ की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए ये एक परिपथ बना दिया मैंने और यहां पर हमने बैटरी लगा दी, ठीक, तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसको हम इसका परिपथ बोलेंगे। यही चीज यहां पर बोली गई थी। ये देखिए विद्युत धारा का प्रवाह,
ठीक है। विद्युत धारा का प्रवाह तभी हो सकता है जब उसका पूरा परिपथ अर्थात बंद हो, और अगर परिपथ खुला है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, मतलब प्रवाह नहीं होगा। यहां पर देखिए, यहां पर बल्ब लगा हुआ है, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको हमने जोड़ा तो ये बल्ब जल गया है कि परिपथ जो है क्लोज्ड है। लेकिन यहां पर हमने एक स्विच लगा दिया, स्विच का काम यही है, इसको हमने ओपन कर दिया, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, इसको हमने ओपन कर दिया, तो अब ये बल्ब जो है नहीं जलेगा क्योंकि ये ओपन हो गया। तो ओपन सर्किट में धारा नहीं बहती है, बंद परिपथ में ही धारा आपकी बहेगी। परिपथ में यदि धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो ऐसी धारा को दिष्ट धारा कहते हैं, यानी कि वही चीज, ये है परिपथ और इसमें ये धारा बह रही है एक ही दिशा लेकिन हमें, तो इसको बोलते हैं हम डीसी करंट। क्या है? इसको हम डीसी करंट बोलते हैं। लेकिन अगर परिपथ में कोई जो धारा है, ये देखिए, परिपथ में कोई धारा किसी खास समय तक एक दिशा में और उतने ही समय तक विपरीत दिशा में बारह जो है अपनी की बराबरी से, यानी कि बारी बारी से प्रवाहित होती है, तो ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा या एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। जैसे कि ये देखिए, इसमें क्या हो रहा है, पहले यहां इस दिशा में गया, फिर नीचे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो इसी को हम स्रंग और गर्त के नाम से भी जानते हैं। और दिष्ट धारा ये देखिए एकदम एक ही दिशा में सीधा जाता है। तो ये चीजें यहां पर आपको याद रखनी है कि इसको जो हम बोलते हैं डीसी करंट और इसको बोलते हैं एसी करंट, अल्टरनेट करंट और इसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि अगर किसी को अल्टरनेट करंट लगता है, जैसे करंट लगता है, मेनली अल्टरनेट करंट ही हमारे घरों में बहती है, तो यहां पे गया अभी तक करंट लगेगा, लेकिन एक समय आएगा जब यहां पे आएगा ना तो ये आपको छोड़ देगा। तो इसीलिए अल्टरनेट करंट जो है उसमें जान बचने की संभावना एक समय रहती है, क्योंकि वो एक झटके से आपको कभी छोड़ सकता है। लेकिन डीसी करंट जो है धारा बिल्कुल आपको जो खतरनाक होता है। ठीक है। बाकी बिजली तो दोनों ही खतरनाक है, तो थोड़ा अच्छे से काम कीजिए, करंट से दूर रहिए। अब घरों में विद्युत जो है संधारित्रों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा एसी धारा होती है, वही चीज मैंने बनाया। और प्रत्यावर्ती धारा एक दिशा में शून्य से लगातार बढ़कर अधिकतम परिमाण पर पहुंचती है, फिर उसी गति से घटते हुए शून्य पर पहुंचती है। इस क्षण उसकी दिशा पलटती है, विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हुए शून्य से अधिकतम परिमाण पर पहुंचकर फिर उसी गति से घटती हुई शून्य तक पहुंचती है। यह चक्र लगातार चलता रहता है और हमारे घर में प्रयोग में आने वाले विद्युत संधारित्रों में जो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है वह 1 सेकंड में ऐसे उतार चढ़ाव के 50 चक्र पूरा कर लेती है। अर्थात घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। ये चीज आपको याद रखना है कि कितनी? 50 हर्ट्ज होती है, यानी 1 सेकंड में 50 बार वह ऊपर नीचे हो जाती है। अब कुछ और पॉइंट है हमारे पास कि जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को जो है मतलब धारा जो है उसको मापा जाता है, ऐसे उसे एमीटर कहते हैं। यानी कि परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को अगर मापना है तो उसके लिए किसका यूज होगा? उसका यूज होगा, उसको कहते हैं एमीटर। तो ये क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि जो यूज होने वाला आपका उपकरण है उसका नाम बताइए, तो उसको बोलते हैं एमीटर। और इसे परिपथ में जुड़े उपकरणों को, जो उपकरण होता है उसके साथ इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि परिपथ की पूरी धारा इससे प्रवाहित हो, और इस यंत्र से नापने के लिए यंत्र के इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन यहां से बनता है कि सबसे पहले तो कि जो परिपथ है उसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है उसको नापने के लिए किसका यूज करते हैं? तो एमीटर का यूज करते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि इसको किस क्रम में लगाया जाता है परिपथ में, एक क्वेश्चन यहां से यह भी उठता है कि एमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? तो एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ से होकर धारा के कारण परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है उसे नापते हैं, उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। जैसा कि उसकी इकाई हमने पढ़ा था, विभवांतर और जो विभव का इकाई था वो था वोल्ट, तो उसको हम वोल्ट को ही नापना है तो उसको हम बोलेंगे वोल्ट मीटर। और इसको हम समानांतर क्रम में लगाते हैं, परिपथ में इसको हम समानांतर, तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में लगाते हैं और एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही है, याद रखिएगा। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में लगाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऐसे संयोजन में यंत्र परिपथ की धारा में अल्प तथा नगण्य कमी उत्पन्न करता है, इसलिए इसको जो है समांतर क्रम में लगाया जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो और ओम जी की बात ना हो तो ओम नियम की बात करते हैं। चालक से प्रवाहित धारा की प्रबल्य
उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी कि जो है I समानुपाती V, और यहां पर या फिर इसको हम बोल सकते हैं V/I एक स्थिरांक है, और इस स्थिरांक से चालक तार के प्रतिरोध R को व्यक्त किया जाता है। तो वही R बराबर क्या हो गया V/I, या फिर I बराबर क्या हो गया आपका V/R, या V बराबर क्या हो गया IR। ये 3-4 संयोजन है जो कि आपको याद रखना है। यानी कि यहां पे क्या बोला जा रहा है, बिजली के फ्यूज तांबे तथा टिन के मिश्रण से बनाए जाते हैं और इसकी क्षमता को एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। फ्यूज का काम क्या होता है, आजकल क्वेश्चन यहां पे आता है कि फ्यूज किससे बनता है। सबसे पहले फ्यूज तो बनता है आपके तांबे और टिन का मिश्रण से, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि अगर आपके घर के परिपथ में यानी सर्किट में कुछ भी छेड़छाड़ होती है, थोड़ा भी आपका फ्लक्चुएशन होता है, तो ये जो है तो इसका गलनांक कम होगा, तो ये पिघल के टूट जाए। पतला तार होता है ताकि आपका पूरा परिपथ जलने से बच जाए, इसलिए हम फ्यूज को यूज करते हैं, और इसकी क्षमता एम्पियर में होती है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा फ्यूज से रिलेटेड। अब यहां पर बात करते हैं, देखिए फ्यूज के बारे में ही बात की जा रही है। ये यहां पर कटआउट जिसको बोलते हैं, और इसमें यहां से ऐसे जो है तार लगा होता है, ठीक है। परिपथ में जहां जहां बिजली के फ्यूज श्रेणी नियोजित किए जाते हैं, उसमें लगे तांबे तथा टिन के मिश्र धातु के तार सबसे पहले गर्म होकर गल जाते हैं और परिपथ टूट जाता है, जिससे कि उसमें लगी जो युक्तियां होती हैं तथा बल्ब, पंखे, हीटर आदि जलकर नष्ट नहीं होते, बच जाते, क्योंकि वो फ्यूज टूटा। फ्यूज का वायर जैसे ही टूट गया तो आपका जो है ये पूरी लाइट आपके घर से कट गई और आपका जो है इक्विपमेंट था जलने से बच गया। तो मेन कार्य यही होता है फ्यूज मतलब फ्यूज वाले तार का। अब देखिए, बिजली के हीटर में चीनी मिट्टी की चपटी प्लेट की सतह पर बने खांचों में नाइक्रोम, क्वेश्चन आता है कि हीटर में किसका यूज किया जाता है, तो उसमें नाइक्रोम तार का यूज किया जाता है, जो कि निकल क्रोमियम का मिश्रण होता है। कि तार का सर्पिल जो है कुंडली फैली होती है, जो कि नाइक्रोम के प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। ये देखिए यहां पर ऐसे ऐसे करके यहां पर बनाया गया है, इसलिए इसको जो है किया जाता है। ठीक, एक बार और मैं आपको बताता हूं कि बिजली का जो हीटर होता है उसमें चीनी मिट्टी की चपटी प्लेट की सतह पर बने खांचों में नाइक्रोम के तार की सर्पिल कुंडली फैली रहती है और नाइक्रोम की प्रतिरोधकता जो है अधिक होती है। ठीक है, अब आगे कुछ और पॉइंट है हमारे पास कि बिजली के विकिरण यानी कि रेडिएटर में चीनी मिट्टी के पतले बेलन पर नाइक्रोम तार की कुंडली को लपेट दिया जाता है। तो ये सब चीजें यहां पर बात की गई हैं। हीटर जो कि है उस पर खाना बनाने के लिए मेनली यूज किया जाता है, लेकिन हीटर का जो उपयोग है वो वर्धित है। बिजली की आयरन स्त्री, ठीक है, नॉट स्त्री, स्तरी में अभ्रक की पतली या कि पतली पट्टी जो होती है, पत्ती पर नाइक्रोम का तार लिपटा रहता है। यानी कि जो प्रेस आयरन हम करते हैं उसके अंदर वही होता है कि जो अभ्रक होता है उस पर नाइक्रोम का तार लिपटा होता है, वो गर्म हो जाता है। और बिजली के जो बल्ब होते हैं, ठीक है, बिजली के बल्ब के बारे में बात करें तो बिजली का जो बल्ब होता है उसमें टंगस्टन के बारीक एवं सर्वत्र समान व्यास के तार की ऐठी हुई कुंडली लगी होती है, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। ये देखिए फिलामेंट है, फिलामेंट कहते हैं। और फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है, और टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इस पदार्थ का गलनांक बहुत अधिक होता है और टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए बल्ब के भीतर कुछ मात्रा में निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। ठीक है, ये देखिए यहां पर देख सकते हैं कि ये जो है पूरा कांच की छड़ है, तांबे का तार है, बल्ब है और टंगस्टन है। तो मेनली पूछा जाता है टंगस्टन यहां पर क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि उसका गलनांक बहुत अधिक होता है। देखते हैं कि चुंबकत्व आखिर होता क्या है। तो ईसा के जन्म के लगभग 475 वर्ष पूर्व यूनानियों को एक काले रंग के विचित्र पत्थर का पता चला या पता था, जिसमें लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर खींचने की शक्ति थी। यह पत्थर सर्वप्रथम एशिया माइनर के मैग्नीसिया नामक स्थान में पाया गया। कहां पर पाया गया? एशिया माइनर के मैग्नीसिया नामक स्थान पर पाया गया। इसी कारण से इसका नाम जो है मैग्नेटाइट रखा गया, और या फिर मैग्नेटिज्म मैग्नेट रखा गया, मैग्नेटाइट रखा गया। वास्तव में यह लोहे तथा ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो Fe3O4 है। ठीक है, बाद में इस पत्थर को मैग्नेट कहा गया, जिसे आज हम चुंबक के नाम से जानते हैं या चुंबक कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसका आपको फॉर्मूला होना चाहिए कि FeO4 आयरन और ऑक्सीजन का यह एक मिश्रण होता है। तो Fe3 है ना, Fe3 और O4। जिस वस्तु में आकर्षण गुण और निर्देशन गुण
हो उसे हम चुंबक या मैग्नेट कहते हैं। जो भौतिक कारण इन दोनों गुणों का कारक है उसे चुंबकत्व कहते हैं। यानी कि जो भौतिक कारण है उन्हें हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों गुणों का उसको हम चुंबकत्व कहेंगे। ठीक, जो कारक है उसको हम चुंबकत्व कहेंगे। अब देखिए और कुछ पॉइंट है इससे रिलेटेड। ऐसे पत्थर या खनिज जिनमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण बुद्धिमान होते हैं उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, यानी कि नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। परंतु प्राकृतिक चुंबकों में जो चुंबकत्व होता है उसका गुण बहुत ही कम परिमाणों में होता है और इनका आकार अनियमित रहता है तथा ये अधिक भंगुर एवं कम टिकाऊ होते हैं। यानी कि देखिए आकार कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो एकदम आपका इसी टाइप का आकार हो। ठीक, कुछ धातु या मिश्र धातु ऐसे हैं जिन्हें कृत्रिम जो है उपायों से चुंबकीय करके शक्तिशाली चुंबक बनाया जा सकता है और इस तरह के चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक। तो मेनली जो है कृत्रिम चुंबक जो होते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, वो ज्यादा शक्तिशाली आपके होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला है दंड चुंबक या बार मैग्नेट। यह आयताकार या फिर बेलनाकार होगा। तो आप देख सकते हैं ये बेलनाकार है और ये आयताकार है। इसमें ये साउथ पोल हो गया और इसमें एक नॉर्थ पोल हो गया। तो दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो ये हमने देखा कौन सा जो है आपका आयताकार और ये है बेलनाकार। और इसके टाइप है देखते हैं। नाल चुंबक, नाल यानी कि घोड़े की नाल वाली जो बात की रही उस तरीके की। तो ये घोड़े के नाल के रूप में मुड़ी हुई चुंबक मतलब चुंबकित छड़ होती है। तो ये देख सकते हैं इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका साउथ, इधर नॉर्थ साउथ। तो ये जो है कुछ इस टाइप का और एक एकदम इस टाइप का चुंबक। अब इसमें भी देखिए ये क्या है कि ये जो है बेलनाकार है, बेलनाकार नाल चुंबक है और ये जो है आपका नॉर्मल, क्योंकि यहां पर जो है बेलनाकार भी बना सकते हैं और इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। और ये थोड़ा सा अपने इधर इधर झुका हुआ है और ये एकदम सीधा है। बात करते हैं अगला जो है गोलांत चुंबक। यह एक लंबी और पतली छड़ के रूप में होता है जिसके सिरे गोल होते हैं। यानी कि छड़ है और यहां पर एक सिरा गोल, यहां पर एक सिरा गोल। ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अब चुंबकीय एक सुई होती है, मैग्नेटिक सुई, जो हम हमेशा देखते हैं दिशा बताने में काम आती है। यह इस्पात की बनी पतली तथा छोटी पत्ती होती है जो बीच में चौड़ी और सिरों पर नुकीली होती है और इसे एक कील पर जो है संतुलित किया जाता है ताकि यह एक क्षैतिज तल में निर्बाध घूम सके, ताकि यह हमें इसको दिशा में बताती है। ये कुछ और पॉइंट। चुंबक के सिरों के निकट के क्षेत्र को, ठीक है, चुंबक के सिरों के निकट के क्षेत्र को जहां आकर्षण गुण अधिकतम होता है उसे हम पोल कहते हैं। और चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर होता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और जो दक्षिण दिशा की ओर होता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। किसी चुंबक के दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। यानी कि वही चीज, अगर इधर नॉर्थ है इधर साउथ, अगर इसको हम पोल मान रहे हैं तो ये दिशा हमारी नॉर्थ होगी और ये दिशा हमारी साउथ होगी। इस तरीके से बताया गया है इसमें। और इनको जो मिलाने वाली अक्ष होती है, रेखा होती है, उसको हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। आगे कुछ और पॉइंट है हमारे पास कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई कहते हैं और चुंबकीय लंबाई उसकी ज्यामितीय लंबाई से कम होती है। चुंबकीय लंबाई उसके घर में हो ज्यामितीय लंबाई से कम होती है। चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर उसका एक सिरा उत्तर की ओर दूसरा सिरा दक्षिण की ओर होता है। ये वाला जो है आईएमपी क्वेश्चन है कि अगर चुंबक को स्वतंत्र खुले में आप लटका देते हो तो क्या होगा, तो एक सिरा जो है उसका उत्तर में हो जाएगा और एक सिरा दक्षिण में हो जाएगा। सजातीय ध्रुवों के बीच जो है प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये दो चुंबक है हमारे पास, इसका ये नॉर्थ है ये साउथ है और ये एक और चुंबक लिया हमने, इसका भी ये नॉर्थ है और इसका भी ये साउथ है। तो जब ये सजातीय यानी कि नॉर्थ नॉर्थ पोल को अगर आप साफ लाओगे तो ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा। लेकिन यहीं पे अगर ये नॉर्थ है ये साउथ और अगेन फिर एक और चुंबक लेते हुए साउथ है और ये नॉर्थ है, तो यहां पर क्या होगा कि ये दोनों चिपक जाएंगे आपस में। जब अलग अलग पोल को आप सामने लाओगे तो वो चिपक जाएंगे और एक से ही लाओगे तो वो विपरीत दिशा में भागेंगे। तो ये चुंबक का कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। यहां पर वही चीज बता रहे, देखिए नॉर्थ साउथ यानी चिपक जाएगा, यहां पे नॉर्थ प्रतिकर्षित हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे साउथ साउथ प्रतिकर्षित हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ साउथ चिपक जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। अब वे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करते हैं अथवा उसे कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट आदि। वे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करता उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कि पीतल, प्लास्टिक, कांच, बहुत सारी चीजें हैं उनको जो है आकर्षित नहीं करता चुंबक हमारा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चुंबक से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। एक दो क्वेश्चन आता है वही कि चुंबक जो है मतलब कृत्रिम चुंबक ज्यादा ताकतवर होता है कि प्राकृतिक चुंबक, ये सब चीजें यहां पर पूछ ली जाती हैं। अब
किसी चुंबक जो है, कोई चुंबक है, किसी चुंबकीय पदार्थ में किसी चुंबक के प्रभाव से चुंबकत्व उत्पन्न होने की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कहा जाता है कि प्रेरण द्वारा किसी भी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकत्व को प्रेरित चुंबक कहते हैं, और जिस चुंबक के प्रभाव से प्रेरण होता है उसे प्रेरक चुंबक भी कहते हैं। अब हमने एक चीज देखा था, हमने 12th या आपने अगर साइंस फील्ड से होंगे तो आपने एक प्रैक्टिकल किया होगा चुंबकीय जो रेखाओं देखने के लिए कि एक पोल से चलती है, इस टाइप की जो है हमने एक प्रैक्टिकल किया हुआ है। ये प्रैक्टिकल हमने किया हुआ है, ऐसा जो है हमारा डायग्राम बनता था। तो ये वही है, क्योंकि जो एक पोल से दूसरे पोल की तरफ रेखा चलती है जो वो वैसा बन गई थी। ठीक है, इसमें लोहे का बारूदा डालते थे, तो वो मुझे याद आया तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं था चुंबक में। एक दो क्वेश्चन आते हैं कि कृत्रिम चुंबक आपका अच्छा होता है कि प्राकृतिक चुंबक आपका अच्छा होता है। तो वो आपको ये है कि कृत्रिम चुंबक ज़्यादा शक्तिशाली होता है, और इलेक्ट्रिकली चुंबक भी आजकल बनाए जाते हैं। लोहे या फिर स्टील जो भी पदार्थ लिया जाता है उसमें कॉइल को लपेट के उसको बिजली से करके उसको बहुत भारी भारी शक्तिशाली चुंबक बनाए जाते हैं, और उससे जो है इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारा यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।